नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 8 जल संसाधन के भाग 4 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। देखिए, इनमें आता है सबसे पहले बावड़ी। तो देखिए बावड़ी का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। जो इसका प्रवेश मार्ग होता है, प्रवेश मार्ग से लेकर मध्य मार्ग तक ईंटों की डिजाइन बना के पत्थरों से ईंटों की कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन में ईंटों का और पत्थरों का। इनके आगे आंगननुमा भाग होता है, खुला हुआ भाग रहता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। जो ये भाग है आंगननुमा, वहाँ तक पहुंचने के लिए क्या बनी रहती है? सीढ़ियां बनी रहती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब और स्तंभ और झरोके बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है जहाँ से हम उस बावड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं वो मार्ग बड़ा सजा हुआ होता है। इन झरोकों में स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियाँ होती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण और उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक। बावड़ियाँ राज्य के सभी जिलों में मिलती है। राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर बावड़ियाँ है। यहाँ तक कि बूंदी शहर को तो बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसको? बूंदी को। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडा रेंज बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी और आभानेरी की चांद बावड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमारी बावड़ियाँ हैं राजस्थान की। इसके बाद आता है बावड़ी के बाद तालाब। क्या आता है? तालाब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। जब वर्षा होती है मानसून काल में, तो उस वर्षा के जल को हम तालाब के अंदर क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, जो बाद में पशुधन और मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। इस पानी को बाद में मानसून समाप्त होने के बाद पशुधन और मानव पेयजल के लिए काम में लेता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। ज़्यादातर तालाब कहाँ बनाए जाते हैं? ढालू भाग में, यानी ढलान वाले स्थानों पर। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती है, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तालाबों पे लोग पूजा करते हैं, तो इस कारण से वहाँ पे क्या होता है? उनका संरक्षण होता है और उनकी देखभाल आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे, उनमें हैं पाली में हेमाबास तालाब और सरेरी तथा मेजा तालाब, भीलवाड़ा में बानकिया तथा सोनापानी तालाब चित्तौड़ जिले में, गड़ीसर और गज स्वरूप सागर जैसलमेर की प्रसिद्ध झीलें रही है। तो ये प्रसिद्ध तालाब हैं जो कि हमारे जल संरक्षण का दूसरे साधन हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं हमारी झीलें। देखिए, झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। जो बहता हुआ जल रहता है, व्यर्थ रूप से बहता रहता है, ऐसे जल को इकट्ठा करने के लिए, संरक्षित करने के लिए झील सबसे उपयुक्त साधन है। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित रही है। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। इन जो झीलें हैं इनसे नहरें निकाली जाती है और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। यह झीलें जहां स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही है, वहीं अकाल और सूखे में जीवनदायिनी भी रही है। इन झीलों में
जयपुर की अनासागर, उदयपुर की पिछोला और तथा फतेहपुर, चूरू की तालछापर, जालौर का बांकली बांध, टोंक का टोरडी सागर, पाली की का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा आदि ये ऐसी झीलें हैं जिनको हम क्या कर जो जल संरक्षण के काम आती है। अब हम पढ़ेंगे नाड़ी। देखो नाड़ी भी क्या है, नाड़ी भी एक तरह से हमारे जल संरक्षण करने का एक स्रोत है। नाड़ी के बारे में देखिए, सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है, जो इसकी आकृति होती है, इसका आकार होता है वो तालाब से छोटा होता है, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भागों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप में से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसकी गहराई कितनी होती है? 4 से 5 मीटर। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल में ही इकट्ठा होता है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बेकर आती है। इसलिए क्या होता है, जो जल है वर्षा का वो बहुत कम समय के लिए इकट्ठा रहता है, क्योंकि इनकी मिट्टी आकार छोटा होने से, गहराई कम होने से, मिट्टी जब बह के आती है तो इनकी गहराई कम हो जाती है। इस कारण से यहाँ पे जो वर्षा का जल है बहुत कम समय के लिए एकत्रित होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर नाड़ियों को घेरा किया जाता है। तो इस काम के लिए जब वर्षा की मिट्टी उसमें जमा होती है तो उस मिट्टी को निकालने का काम हर साल किया जाता है, ताकि उनकी गहराई को बरकरार रखा जा सके, उसको निरंतर निरंतर रखा जा सके। वे प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं और वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत है। नाड़ी के अंदर जो पानी एकत्रित होता है उससे पश्चिमी राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है उनके पीने के लिए, उनके मवेशी जानवरों के लिए ये काम आता है। अब आता है अगला टांका। क्या पढ़ेंगे अपन? टांका। देखो टांका क्या है, टांका के बारे में अपन पढ़ते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत को, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। घर में या खेत में 5 से 6 मीटर की गहराई पर गड्ढा खोद के टांकी का निर्माण किया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों से अथवा स्थानीय उपबंधों उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। जो ऊपर का भाग होता है, इसका जो मुंह होता है, उसको या तो पत्थर से या फिर जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध है ढकने के लिए, उनसे उसको बंद कर दिया जाता है। हाँ, आगे देखिए, अब आता है हमारे पास अब हम पढ़ेंगे टांके के बारे में। टांके के बारे में मैंने भी आपको बताया कि ये टांका पढ़ा अपन ने। इसके बाद आता है हमारे पास जोहड़। क्या आएगा? जोहड़। इस जोहड़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण का साधन है जोहड़। जो शेखावाटी क्षेत्र है, हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ पे पानी इकट्ठा करने के लिए जोहड़ का उपयोग किया जाता है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही होता है। जो इसकी आकृति होती है कैसी होती है? टांके के समान होती है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा और गोलाकार और खुला रहता है। टांके में तो अपन ने देखा था कि इसका जो मुंह होता है उसको बंद कर दिया जाता है पत्थर की सहायता से या किसी अन्य उपलब्ध साधन के सहायता से। लेकिन जोहड़ का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा रहता है? गोलाकार रहता है और खुला हुआ रहता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को और इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। तो खुला रखने का एक मकसद होता है कि जो पानी बेकर आता है अनावश्यक, वो उसको वर्षा के जल को उसके अंदर समाहित हो जाता है, उसके अंदर एकत्रित हो जाता है। आई समझ में? तो ये जोहड़
पशुओं और मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। अब हम पढ़ेंगे बेरी या छोटी कुई। क्या पढ़ेंगे अपन? बेरी या छोटी कुई। देखिए, यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब और खड़ीन में आगोर भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर बनाई जाती है। जो बेरी बनाई जाती है, कुई बनाई जाती है, वो क्या 5 से 6 मीटर गहराई पे गड्ढा खोदते हैं हम नीचे, और उसको खोद के ये इसका बेरी या कुई का निर्माण करते हैं। इसका जो व्यास है वो कितना होता है? 2 से 3 फीट होता है। मतलब इसके मुंह की चौड़ाई, इसके जो व्यास है वो व्यास 2 से 3 फीट का होता है। और इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है। बांधा जाना यानी चुना जाता है, जिससे भूमिगत जल रिस कर आता है। तो पत्थरों से दीवारों की बनाई होने के कारण क्या है? पानी रिस के आता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी। अब हम पढ़ेंगे खड़ीन के बारे में। किसके बारे में? खड़ीन। देखो खड़ीन क्या होती है। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जल संरक्षण और जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखो, जो ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो जल संरक्षण की तकनीक अपनाई गई, यानी खड़ीन, तो इसको कृषि और पेयजल के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा जल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची और पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। देखो, जो ढालू भाग से पानी बहकर आता है उसको मेड़ बनाकर या दीवार बनाकर उसको रोका जाता है, तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है। जो अतिरिक्त जल होता है उसको दूसरे भाग से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इससे लगते हुए खड़ीन भूमि को जल मिल जाता है। तो इससे क्या होता है? दूसरी भूमि को भी जल, जो इससे लगी हुई थी, जो टच भूमि है इसकी, वहाँ पे भी पानी पहुँच जाता है। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। किससे? जो खड़ीन से सिंचाई होती है। साथ ही इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। जो बेरियां बनी होती है वहाँ पे गर्मियों में उनको पीने के लिए जल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंधन परंपरागत रहा है। यानी जल को बचाने की हमेशा से यहाँ की जनता जागरूक रही है, क्योंकि अकाल और सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की कमी होती है उसका महत्व वही जानता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के अंदर जल का बहुत कमी है, जल का अभाव है, तो जल का महत्व केवल वहाँ के लोग ही जानते हैं। इस कारण से स्थानीय जनता और शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेजकर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को क्या दिया? जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे। हम इसके अगले भाग यानी भाग 5 में हम पढ़ेंगे जल स्वावलंबन के बारे में जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।